मैं महेश कुमार पाली, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने पिछली क्लास में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था और उसके वेव फंक्शन और उसके एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी उसके बारे में बात की थी। हमने ई एक्स और साई एक्स का निर्धारण किया था, यानी कि एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा को किस प्रकार से, ऊर्जा का मान क्या होगा अगर वह एक डायरेक्शन में जाता है, और उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी ई एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 m a स्क्वायर आया था। ठीक है। और इसी प्रकार हमारे पास साई एक्स का जो मान आया था, यानी कि एक विमीय बॉक्स में स्थित कण का जो तरंग फलन प्राप्त हुआ था, वो हुआ था साई एक्स इज इक्वल टू √2/a साई एन पाई अपॉन a इंटू एक्स। अब इसी के अनुसार अपन जो है एक विमीय बॉक्स में कण के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, उनकी ऊर्जाओं के मान क्या होंगे, उन ऊर्जाओं वो ऊर्जाएं कैसी होंगी, और उन ऊर्जाओं के बीच में अंतर कितना होता है, या फिर एन का मान बढ़ने पर ऊर्जा के मान में किस तरह से परिवर्तन आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक विमीय बॉक्स में कण के जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, उसके मान जो हमारे को समीकरण 11 से किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तो समीकरण 11 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर था। तो उसी के अनुसार अपन ने यहाँ पर लिख दिया जो है ई वन बराबर वन, का मतलब हमने मान लिया कि वह प्रथम ऊर्जा स्तर है। ठीक है। और यदि n का मान अपन वन माने तो हमारे पास एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो एन वन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर के अनुसार एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन होता है, इसलिए हमारे पास ई वन बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। अगर n बराबर टू है तो हमारे पास ई टू की जो वैल्यू होगी वो होगी 4h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, क्योंकि टू का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। उसी प्रकार अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास ई थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी NH स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। इसी प्रकार जो ऊर्जा स्तर फोर्थ है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ई फोर इज इक्वल टू 16h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। फिर अगर n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ई फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 25h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। फिर 6 है तो 36h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। फिर अगर 7 है तो 49h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे ही ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अब अपन देखते हैं दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में अंतर क्या होता है। E2 और E1 में देखें तो हमारे पास आता है 3h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। अगर हम 2 और 3 में ऊर्जा अंतर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 5h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से 4 और 3 में निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 7h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। फिर अगर अपन 5 और 4 में निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ऊर्जा का अंतर मिलता जाता है, और विभिन्न पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हो तो विभिन्न एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जो है वो इस प्रकार हो जाएगी, या हम यूँ कह सकते हैं एक विमीय बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर होंगे वो निम्नानुसार होंगे। अब इनसे अपने को क्या क्या अपन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर स्थिर नहीं है। आप देख रहे हो पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, लगातार बढ़ता जा रहा है। यह भी स्पष्ट है कि एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा का कोई स्वैच्छिक मान नहीं हो सकता, आर्बिट्री मान नहीं हो सकता। इसके मान विभक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, असतत होते हैं। अतः स्पेक्ट्रम भी असतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम ही होगा। उपरोक्त गणना में n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है
जो क्रमशः ऊर्जा स्तरों को बताती है। बॉक्स की लंबाई a व कण की ऊर्जा में संबंध समीकरण 11 के अनुसार हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma² अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a स्क्वायर। अब उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि बॉक्स की लंबाई जितनी कम होगी कण की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, अर्थात ऊर्जा स्तरों में दूरी अधिक होगी या ऊर्जा अंतराल उतना ही अधिक होगा, अर्थात क्वांटीकरण अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यानी कि सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों में जो विपाटन है, जो अंतर है, उनका अलग अलग होना, सेपरेशन होना, वो उतना ही अधिक होता जाएगा। इसके विपरीत यदि ए का मान अनंत है तो ऊर्जा का मान जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई बराबर भी जीरो हो जाएगा और ऊर्जा स्तरों का क्वांटीकरण नहीं होगा। और जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इस स्थिति में, वह कंटिन्यूअस होगा, वो सतत होगा। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आती है, शून्य बिंदु ऊर्जा यानी जीरो पॉइंट एनर्जी। देखो नाम से जैसा पता लग रहा है कि जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, परंतु ऐसा नहीं है। जीरो पॉइंट एनर्जी का मान भी कुछ ना कुछ होता है, यानी कि उस अगर हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी का मान अगर कुछ प्राप्त होता है तो इसका मतलब जो है कि कण का, जो पार्टिकल की कोई ना कोई ऊर्जा का मान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ना कोई मान है पार्टिकल के पास ऊर्जा का है, यानी कि कोई भी अमाउंट अगर ऊर्जा का पार्टिकल रखता है तो वह रेस्ट में नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल नेवर बी इन रेस्ट, कभी भी वह अपनी रेस्ट की अवस्था में नहीं रहता, स्थिर अवस्था में नहीं रहता। उसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गति चलती रहती है, चाहे वह रोटेशनल मोशन हो, चाहे वाइब्रेशनल मोशन हो, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो। तो इसका मतलब पार्टिकल हमेशा किसी न किसी प्रकार का मोशन आवश्यक रूप से करता रहेगा। तो शून्य बिंदु ऊर्जा जो है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर से संबंध ऊर्जा शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है और इसका मान जो है वो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8ma² होगा, जहाँ n का मान 1 है। n का मान 1 से कम नहीं हो सकता, अर्थात यह शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि n का मान शून्य माने तो प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन साई एक्स शून्य हो जाएगा, अर्थात बॉक्स के अंदर कण पाए जाने की संभावना शून्य हो जाएगी, अर्थात हम कण को ही खो देंगे जो असामान्य है। क्योंकि कण को बॉक्स के अंदर मान रहे हैं, इसलिए साई एक्स नेवर बी जीरो और n इज इक्वल टू जो है 1 2 3 जो है, यानी कि n के मान 1 2 3 या फिर एंड सो ऑन इस प्रकार से ही हो सकते हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा का मान शून्य नहीं है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कण यानी कि पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल हो, बॉक्स में 0 केल्विन पर भी रेस्ट में नहीं होता है बल्कि गतिशील होता है। अतः उसकी स्थिति का सही सही ज्ञात करना असंभव है। साथ ही ऊर्जा के मान भी माध्यमान ही हैं, अतः संवेग ज्ञात करना भी असंभव है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता सिद्धांत के अनुसार ही होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और नोड्स की क्या बात होगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रत्येक ऊर्जा संबंध, यानी कि जो ऊर्जा संबंध है हमारे पास समीकरण 11 के अनुसार क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma जो है हमारे पास ये संबंध है 8ma², जहाँ पर n में जो है एक पूर्णांक है। समीकरण 11 में जो n है वो एक इंटीजर है जो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉन तरंग में निस्पंद यानी नोड को भी बताता है। जब n का मान बढ़ता है तो नोड की संख्या भी बढ़ती जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। और आप जानते हो नोड वह बिंदु है जहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत शून्य, अनंत कम होती है या फिर शून्य ही होती है। सो नोड इज द पॉइंट वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस और जीरो।
तो अपन देखते हैं अगर n का मान हमारे पास निम्न प्रकार से हो, n का मान 1 हो तो नोड बराबर 0 होगा, यानी कि कोई भी नोड नहीं होगा। नोड का अपन इसमें प्रदर्शन करके दिखाएंगे नीचे। अगर n का मान 1 हो तो देखिए कोई नोड नहीं है, ये वाला। या इधर ऊर्जा बता रखी है और इधर जो है वो हमने a को माना है। x बराबर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x बराबर a है। जब n का मान 1 है तो कोई नोड नहीं है। n का मान अगर 2 है तो n-1 बराबर नोड होगा और वह a के रूप में दिखा रखा है, यानी एक नोड होगा। अगर n का मान 3 होगा तो n-3 इज इक्वल टू हो जाए 3-1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि अब 2 हमारे पास नोड होंगे और वह a और b के रूप में दिखा रखे हैं। अगर n का मान 4 हो यानी कि 4-1 इज इक्वल टू 3, यानी कि अब 3 नोड होंगे a b c, तो a b c ऐसे अपन ने 3 नोड दिखा रखे हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा का मान भी दिखा रखा है h²/8ma², फिर 4h²/8ma², फिर 9h²/8ma², फिर 16h²/8ma²। ठीक है, इस प्रकार से इनकी वैल्यू दिखा रखी है। यह भी देखा गया है कि नोड की संख्या में वृद्धि के साथ साथ तरंग दैर्ध्य लैम्डा कम होता जाता है, यानी कि ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है और आवर्ती का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्योंकि अगर हमारे पास लैम्डा बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो यूं कह सकते हैं तरंग संख्या का मान या आवर्ती का मान भी बढ़ता जाएगा। आप संबंध जानते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। तो इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और 1/लेमडा इज इक्वल टू होता है न्यू बार। इसका मतलब जो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू बार, यानी तरंग संख्या, ऊर्जा तरंग संख्या के भी समानुपाती होता है। इस प्रकार साई स्क्वायर एक विमीय बॉक्स में कण के लिए प्रायिकता घनत्व है, साई स्क्वायर का मान भी दिखा रखा है। 0 पॉइंट एनर्जी के लिए ये E1 बता रखा है। इधर साई 1 जो है वो N1 इस प्रकार से बता रखा है। साई स्क्वायर N1 के लिए साई स्क्वायर 2, साई स्क्वायर 3, साई स्क्वायर 4, इस प्रकार से ये नोड को दिखाते हुए जो है। अब इस समय जो है साई स्क्वायर जो होगा वो वेव है वो सिंगल साइडेड होगी, क्योंकि साई जो है तरंग फलन जो है उसका स्क्वायर डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वो साई स्क्वायर होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये चैप्टर पूरा होता है। अब नेक्स्ट जो होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।